हेलो बच्चों, कल हमने आप लोगों को जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक, जिसका जो है हम लोग डेली लाइफ में भी काफ़ी देखने को मिलता है इसके बारे में। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, ऑन अप्लाइंग ए force on an object, the acceleration produced is directly proportional to force applied। करने का मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम जब फोर्स लगाते हैं, ठीक, बल लगाते हैं, तो जो उसमें एक्सीलरेशन त्वरण प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो फोर्स लगाया जाता है उसके। ठीक, जैसे आप ये देखिए ना, ए क्या है हमारा यहाँ पर डायरेक्टली, एफ के डायरेक्टली क्या है हमारा ये ए। ठीक, यानी कहने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जितना हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे एक्सीलरेशन भी हमारा उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, उल्टा हो जाता है, एक चीज बढ़ रही दूसरी आपकी घटेगी, ठीक, डिक्रीज करेगी। अब आगे देखिए, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, और जो ये एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। देखिए अगर ये m है ना, ये इसको इस तरफ लाएंगे आप इक्वल की तरफ, तो क्या हो जाएगा, f अपॉन m हो जाएगा ना, यानी कि 1 अपॉन m इक्वल टू a। ठीक, अब देखिए एक्सीलरेशन क्या हो गया, किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन m के। ठीक, जहां पर अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन, ठीक, तो वो इनवर्सली हो जाता है, यानी कि 1 अपॉन m, यानी कि मास जितना ज्यादा होता जाएगा एक्सीलरेशन उतना ही कम होता जाएगा। ठीक, मास कम, यानी कि जो मास होता है द्रव्यमान किसी अब ऑब्जेक्ट का, जितना आप बढ़ता जाएगा इंक्रीज करता जाएगा एक्सीलरेशन उतना ही डिक्रीज करता जाएगा। ठीक, और यही इक्वल होता है, थोड़ा सा इसको भी आगे बताते हैं, अभी इसको हम थोड़ा सा एक बार सेकंड इसका एक देख लीजिए मीनिंग। व्हेन ए फोर्स एफ, ठीक, कैपिटल एफ, एक्स एन ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ठीक, एंड एन एक्सीलरेशन a इज प्रोड्यूस्ड, यानी किसी जो है ऑब्जेक्ट पर हम कोई फोर्स f जो है एक्ट करता है, ठीक, और उस ऑब्जेक्ट का मास m है और उसमें एक्सीलरेशन जो है त्वरण a प्रोड्यूस होता है, तब उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, f इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। यानी कहने का मतलब क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, जो आपका जो फोर्स है ये आपका प्रोडक्ट होता है किसका, मास और एक्सीलरेशन का। इसी को हम ये भी कह सकते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, और डेल्टा टी क्या है आपका चेंज इन टाइम है। ठीक, ये सॉरी डेल्टा पी आपका क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम है, और डेल्टा टी क्या, चेंज इन टाइम। तो टोटल क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, यानी कि संवेग जो है, संवेग परिवर्तन की दर जो होती है, ठीक, वही हमारा क्या कहलाता है, फोर्स भी कहलाता है, एक ये भी है। ठीक, फार्मूला ए इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ पर, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वही फर्स्ट फार्मूले से। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इधर जाएगा आपका v माइनस यू, और ये मल्टीप्लाई वाला t अपॉन में आ जाएगा, ये हम पहले बता चुके हैं आपको, है ना। अब मान लीजिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी u है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा ना, ये माइनस, ये 0 है, 0 माइनस यू, यानी कि माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ एक्सीलरेशन माइनस में आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ आपका, यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक, यानी कि मंदन हो रहा है। ठीक, और दूसरा भी देखिए आपका ए आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम के है, ये आपका 1 अपॉन टी है ना, ये आपका क्या है 1 अपॉन टी आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के हो गया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के। यानी कि अगर टाइम, जितना टाइम बढ़ता जाएगा एक्सीलरेशन उतना ही घटता जाएगा, टाइम इंक्रीज करेगा एक्सीलरेशन डिक्रीज करेगा। ठीक, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक, अब इसको देखिए, इसका यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है, देखिए अगर टाइम आपका इंक्रीज हुआ इस फार्मूले से, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, इनवर्स फार्मूले से, है ना। जब एक्सीलरेशन डिक्रीज करेगा तो आपका फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना, इस फार्मूले से। टाइम आपका अगर बढ़ता जाता है, इंक्रीज करता जाता है, तो आपका एक्सीलरेशन डिक्रीज करता जाता है। अगर टाइम आपका कम लगता है, ठीक, टाइम आपका कम हुआ,
ठीक, यानी कि जो है रेस्ट में आने में टाइम कम लगा तो ये आपका वेलोसिटी एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली है ना, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। और जब आपका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। अब देखिए इसका यूज कहाँ पर होता है, देखिए जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको देखिए बता रहे हैं बच्चों। आप लोग क्रिकेट खेलते हैं ना खूब, तो देखते होंगे जब जो आप कैच पकड़ते हैं, अगर काफ़ी ऊंचाई से जो बॉल आ रही है और उसको आपको कैच पकड़ना हो, ठीक, तो अगर आप डायरेक्ट जो है ऐसे हाथ में अगर बॉल को लेंगे तो क्या हो जाएगी, आपके हाथ में बहुत तेज चोट लगेगी। तो देखे होंगे आप जो जितने भी क्रिकेट प्लेयर होते हैं, जैसे बॉल आती है थोड़ा सा अपना हाथ क्या करते हैं, पीछे की ओर खींच लेते हैं, है ना। तो खींचने से क्या होता है, चोट कम लगती है, ठीक, और उसमें वो आपका बॉल छूटती भी नहीं जल्दी है। तो मेन कारण छूटती नहीं, मतलब चोट कम लगती है, आपका हाथ में हर्ट कम होता है। जैसे होता है ना बालू, एक आप सख्त फर्श पर कूदिए तो पैर में ज़्यादा चोट लगेगी, एक आप बालू में कूदिए, है ना, तो चोट कम लगती है। तो कारण देखिए क्या होता है, जैसे आपकी एक क्रिकेट प्लेयर, देखिए पहले तो बता दें, पुल हिज आर्म्स बैक, ठीक, विद द बॉल वाइल कैचिंग ए बॉल। देखिए एक क्रिकेट प्लेयर जो है जैसे ही कोई कैच पकड़ता है तो अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। तो उसका कारण क्या है, जैसे ही बॉल उसके हाथ में टकराती है, अगर हाथ पीछे नहीं खींचेगा तो बॉल को रेस्ट में आने के लिए, ठीक, उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होने में बहुत कम समय लगेगा। जब टाइम कम लगेगा, देखिए इस फार्मूले से, जब टाइम कम लगेगा तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और जब एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा तो यहाँ देखिए क्या होगा आपका, ये आपका इस रेशियो से फोर्स बढ़ जाएगा आपका। और जब फोर्स बढ़ जाएगा यानी बल ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको चोट ज़्यादा लगेगी, है ना बच्चों। अब आपने हाथ पीछे खींचा थोड़ा सा, तो बॉल को रेस्ट में आने के लिए थोड़ा सा टाइम जो है ज़्यादा लगता है। जब टाइम ज़्यादा लगा तो एक्सीलरेशन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। जब एक्सीलरेशन आपका कम हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ फोर्स आपका जो है कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो जब फोर्स कम लगेगा आपके हाथ में तो चोट आपको कम लगेगी। उसी तरह आपका जैसे आप उस पर कूदते हैं ना, बताया ना, एक फर्श पे कूदिए तो पैर में ज़्यादा चोट लगेगी, ठीक, एक आप बालू में कूदिए सेम हाइट से ही, तो बालू में जब कूदते हैं तो पैर आपका क्या होता है, अंदर की ओर धंसता थोड़ा सा चला जाता है, ठीक, पेनिट्रेट होते हुए। तो यानी कि आपको रेस्ट में आने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, है ना। धीरे धीरे अंदर घुसते जाएंगे तब जाके आप रेस्ट में आएंगे ना। और डायरेक्ट आप फर्श में गिरे आप तो तुरंत आप जो है आपकी वेलोसिटी जो थी जीरो हो गई, है ना। तो यहाँ पर क्या टाइम कम लगा फर्श पे कूदने पर, जब टाइम कम लगा आपका मतलब वेलोसिटी जीरो होने में, तो आपका एक्सीलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, इन्वर्सली एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा, आपको चोट ज़्यादा लगेगी, है ना। बालू में गिरे तो आपको रेस्ट में आने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा कंपैरिजन फर्श के, तो जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो एक्सीलरेशन कम हो जाएगा, ठीक। एक्सीलरेशन कम होगा तो आपका फोर्स भी कम लगेगा आपके ऊपर और चोट कम लगेगी, ठीक बच्चों। तो इसकी हमें लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा समझाया हमने, ठीक। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों।